नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में फैले हुए के न्यूज़ के तमाम दर्शकों को गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जो मुद्दा है हमारा वो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि रोज भी हम जन सरोकारी मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन आज ये मुद्दा पूरे टीवी जगत में आप अगर ढूंढेंगे तो इस पर चर्चा करता हुआ शायद ही कोई मिल जाए। मैं पूरे उस तरह से दावा नहीं करता, ये नहीं सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन आपको शायद कोई दूसरा आदमी मिले जो इस पर चर्चा कर रहा हो। और ये मुद्दा है देश के किसान का। किसान वो जो पेट भरता है, और जब वही किसान खुद का परिवार पेट पालने के लिए, अपने खुद का और परिवार का पेट पालने के लिए अपनी फसल को बर्बाद करने पर तुल जाए तो समझ लीजिए कि व्यवस्था कहीं बहुत गहरे गड्ढे में गिर चुकी है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू पटा पड़ा है, आवक बड़ी है, लेकिन दाम इतने गिर गए हैं कि थोक में किसानों की लागत निकलना तो दूर, उन्हें आलू मंडी को जो भाड़ा दिया जाता है आलू मंडी तक लाने के लिए, वो भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन ये समस्या सिर्फ एक मंडी या एक जिले तक नहीं है, इसके तार जुड़े हैं खाड़ी देशों के युद्ध से, यूरोपीय संघ पर लगे अमेरिकी टैक्स से, और हमारे सिस्टम की उस कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था से जहां आज अमोनिया गैस तक मैसर नहीं है। सवाल ये है कि जब ये कंपनियां हाथ खींच लेती हैं और निर्यात के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किसान कहां जाए। आज मंथन इसी पर होगा कि क्या हमारा अन्नदाता वैश्विक नीति और घरेलू जो कुप्रबंधन है उसकी भेंट चढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि एलपीजी का संकट है, उसको लेकर दावे हैं, प्रतिदावे हैं, चारों तरफ मार मची है, लेकिन व्यवस्थाएं भी सुधर रही हैं। लेकिन इस जो एलपीजी के संकट काल में एक नया संकट काल आ गया है, और वो है अमोनिया का संकट काल। तो अब एलपीजी के बाद अब अमोनिया पर संकट है। अब आप कह रहे हैं कि भाई NH3, केमिस्ट्री समझने वाले लोग समझ रहे हो कि भाई ये NH3 अमोनिया, क्या बात हो रही है आज टीवी पर। अमोनिया कोई विषय है प्राइम टाइम शो मंथन के लिए? अरे कुछ करते चटकारेदार होता, कुछ अलग तरीके का होता, इसमें कोई मसला भी होता, कुछ मजा भी आता। ये अमोनिया क्या लेकर आ गए दुर्गेंद्र चौहान? तो ये अमोनिया हमारे अन्नदाता से जुड़ा एक विषय है। पूरे सिस्टम को फ्रीज कर देने वाला ये विषय है। कोल्ड स्टोरेज में जो आलू किसान वो करते हैं, आलू और तमाम जो फल सब्जियां स्टोर करते हैं, खाड़ी युद्ध और इसको लेकर जो मसला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सप्लाई अमोनिया की कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, और इसकी वजह से तमाम समस्याएं आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जेपी नड्डा जो उर्वरक और रसायन मंत्री हैं केंद्र के, उनसे मुलाकात की है और कहा कि मुझे अमोनिया दीजिए। यहीं से ये मसला थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो आज हम मंथन में अमोनिया के संकट काल की बात करेंगे। तो अब दिनेश प्रताप सिंह ने कहा क्या है? दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है, मंत्री से, जो केंद्रीय मंत्री है जेपी नड्डा से मिलकर वो दिल्ली में मिले हैं, और उन्होंने उनसे कहा कि यूपी में आलू किसानों की उपज भंडारण के लिए अमोनिया गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया है। इससे पहले दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जो उनका विभाग है, उद्यान एवं कृषि मंत्री हैं। फिर कृषि जो केंद्र सरकार है उससे सहयोग की मांग की है। मुद्दे जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के समक्ष रखे हैं कि अमोनिया गैस के उत्तर प्रदेश को सप्लाई कम होने से यूपी के कोल्ड स्टोरेज पर संकट है, यानी जो कोल्ड स्टोरेज हैं जहां फल सब्जियां स्टोर की जाती हैं उन पर संकट आ गया है। और आलू भंडारण जो सिस्टम है पूरी तरह कोल्ड स्टोरेज पर निर्भर है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक प्रदेश है और यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात भी होता है। इसलिए मंत्री ने कहा कि अगर गैस की सप्लाई बाधित रही तो आलू का खास तौर पर भंडारण, फल सब्जियों का भंडारण प्रभावित रहेगा। अब समस्या क्या है कि अमोनिया की जो कमी है उससे तापमान कंट्रोल में समस्या आ रही है। आलू खराब होने का खतरा है, किसानों को कम दाम, मंडी पर असर। इस पूरे जोखिम को उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रखा है, केंद्रीय मंत्री के सामने रखा है। ये बात है उत्तर प्रदेश के कृषि उद्यान मंत्री दिनेश सिंह की। अब उन्होंने मंत्री जी से मांग की है कि वो उत्तर प्रदेश राज्य की जो अमोनिया उपलब्धता है उसकी सप्लाई को तत्काल बढ़ाएं, कोल्ड स्टोरेज सेक्टर को भी प्राथमिकता दी जाए। अभी तक जो अमोनिया सप्लाई का जो रोस्टर है उसमें उर्वरक कारखानों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ऐसी खबरें हैं। और अगर एक डेटा के अनुसार देश में और उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 40% के बीच अमोनिया की सप्लाई बाधित हुई है। अब दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि यूपी के आलू किसानों की फसल को बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस की सप्लाई तुरंत बढ़ानी गई, वरना भंडारण और जो बाजार है ये दोनों पर इसका असर पड़ेगा। तो अब ये मसला है। चश्मा हम उतार लेते हैं क्योंकि नज़दीक में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप सोच रहे हो कि पहले चश्मा नहीं, एंकर के चेहरे पर चश्मा क्यों? तो चश्मा चढ़ाते हैं लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन हमने इसको पढ़ने के लिए चढ़ाया था। तो अब ये बात उन्होंने रखी कि भाई अब दिनेश प्रताप सिंह मंत्री जी उन्होंने इस बात को रखा। मंत्री जी मिले हैं, वो तस्वीरें भी हमारे सहयोगियों ने आपको दिखाई होंगी कि किस तरीके से वो नड्डा जी से मिले हैं। ये समस्याएं जो हैं बहुत सारी नज़र आ रही हैं। अब कुछ बयान सुनिए किसानों के, किस तरह से वो संकट से जूझ रहे हैं आलू के किसान। तो आपने कितने बीघा आलू किया है? आलू किया था 5-10 बीघे। तो कोल्ड स्टोरेज यहाँ ये आप कोल्ड स्टोरेज में आलू लाए हैं, कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही है डालने में या कोई कुछ नहीं, कोई रोक टोक कोई नहीं नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ तो देखिए अमोनिया की कोई समस्या नहीं है। हमने अपना सत्र शुरू होने के तुरंत बाद ही अमोनिया गैस का ऑर्डर दे दिया, तो हमको पर्याप्त मात्रा में गैस उसमें मिल भी गई थी। अब प्रेजेंट में जैसे अभी आपके यहाँ आलू आ रहा है किसानों का आलू तो देखिए आ रहा है और लगभग हमारा कोल्ड स्टोरेज भी भरने की कगार पे ही है। भंडारण लगभग पूरा होने की है। बस शुगर फ्री आलू थोड़ा सा गुंजाइश है, उसके लिए कुछ किसानों का आ भी रहा है आलू। सही बात है साहब, 10-12 कट्टा बीघा को तो मोटो लेकर रहा है, बाकी फाट लेकर रही है और लागत ना लेकर रही, और किसान की बड़ी मिट्टी खराब है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने लगान पर खेत लेके बोए हैं, अगर पैदावार नहीं होती है, सही आलू नहीं बिकता है, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अब पता ही ना पड़ रही साहब कैसे होगा। ये भी तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, बाल करने पा रहे हैं या खेतियाँ लागत लाभ है, क्या करे, और कोई चारों ना है। परेशानी पूरी है, खेतन में तो उठना रहो, लदो पड़ो, पूरे खेतों में फैलो पड़ो, कोई व्यापारी ना आ रहे। व्यापारी ना आने का कारण क्या दिख रहा है? 5 रुपया और 6 रुपया में मांग रहे हैं, कौन दे देगा? तो अगर किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की आलू में लागत कितनी आती है बीघा के हिसाब से? लागत आ जाए 15 के करीब, 15,000 रुपये बीघा। और बैठ कितने का रहा है इस वक्त? बैठ जाएगा 8-9 हज़ार रुपये बीघा को। तो दूना दून नुकसान है किसानों को। हाँ, दूना दून जेबते का कर्ज को है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कर्ज लेकर साहूकार पे से आपने कर्ज लिया है। हाँ, 3% की ब्याज पे। अच्छा, आलू की अगर बात की जाए तो इस वक्त आलू की किस तरह की स्थिति है? आलू की बहुत बुरी स्थिति है। आलू पैदावार में हल्का निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, रेट बहुत डाउन है। किसान बिल्कुल मारा जा रहा है इसमें। किसान मजदूर के लिए पैसे तो देगा कहीं न कहीं से करके, पर किसान बिल्कुल बेकार है इसमें। आलू त्याग को हाथ जोड़ रहा है बहुत किसान, करने की भी सलाह नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष कुमार जी। यहाँ कोल्ड स्टोरेज पे आए हुए हैं, कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है सर। सही चल रहा है? ठीक, बहुत अच्छा। आलू जमा हो रहा है? आलू जमा हो रहा है। अच्छा, कितने पैकेट लेके आए थे? हम तो लेके आए थे अभी 50 पैकेट। अब तो हम तो रोज़ लेके आते हैं, 100-200 कट्टे रोजाना लेके। अच्छा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। डेली जमा हो रहा है? हाँ, डेली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयजीत सिंह। अच्छा अजय जी, यहाँ ये कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? भारत संवर्मा कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, अमोनिया गैस जैसी समस्या आ रही है कोई? नहीं। अच्छा, कितना आलू जमा हो रहा है यहाँ? हो रहा है।
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसानों को? दिक्कत नहीं आ रही किसानों को। जैसे कितना टोटल जमा हो जाता है आलू अपने यहाँ? 3,66,000। तो जैसे किसान कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? कोई परेशानी नहीं किसानों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। गैस जैसी जो समस्या आ रही थी अदर जनपदों से मतलब समस्या आ रही है, तो उस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने जनपद के लिए? हमारे यहाँ तो भरपूर गैस आ रही है, सही आ रहा है। यहाँ गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद, यहाँ पे कौन से कोल्ड स्टोरेज पे आए आप? अच्छा, यहाँ क्या व्यवस्था है? किसी चीज़ की कमी पड़ रही है? कोई बढ़िया व्यवस्था है सर। आलू जमा हो रहा है? जमा हो रहा है। बताया जा रहा है कि मतलब कि अदर जनपदों में मतलब सूचना आ रही है कि अमोनिया गैस की कमी पाई जा रही है। अपने इस कोल्ड स्टोरेज पे मैं कमी पाई? व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी चल रही है? से लेकर पैसा से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही? बिल्कुल एकदम टॉप चल रहा है। एकदम टॉप। कितने पैकेट हैं आपके आलू के? 75 पैकेट ले जाए। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद ऐसा है जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोल्ड स्टोर हैं और किसी भी प्रकार की अमोनिया गैस की किल्लत हमारे सामने यहाँ कन्नौज जनपद में नहीं आई है। बहुत बड़ा आलू का क्षेत्र है और फर्रुखाबाद और कन्नौज जब एक हुआ करता था तब तो हमारा प्रदेश में नाम था कि नंबर 1 पे आलू उत्पादन होता था, लेकिन अब कन्नौज जनपद में भी बड़े पैमाने पर आलू उत्पादन होता है और तमाम कोल्ड स्टोरेज के मालिक से, किसानों से हमारा संपर्क है। किसी भी प्रकार की कोई अमोनिया गैस की कमी यहाँ पर नहीं और निश्चित रूप से हम सबको अपने नेतृत्व पे, माननीय मोदी जी पे और प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय योगी जी पे पूर्ण भरोसा है। किसी भी प्रकार की अमोनिया गैस और डीजल, पेट्रोल इस प्रकार की कोई समस्या हमें ऐसा लगता है कोई समस्या आने वाली नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको भरोसा भी है अपनी सरकार पर, अपने नेताओं पर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज वाले कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ अमोनिया गैस का संकट नहीं है और ये मंत्री जी एक मेमोरेंडम लेके दिल्ली पहुंच गए नड्डा जी के पास। ये क्या चल रहा है? गैस की दिक्कत है, नहीं है, या मंत्री जी अपने नंबर बढ़वाने के लिए कूद गए हैं, या उत्तर प्रदेश में किसान संकट में है, दिक्कत में है और योगी जी नहीं संभाल पा रहे हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी। समझ में नहीं आ रहा। खैर, अमोनिया का संकट है, नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वाले चूंकि कोल्ड स्टोरेज चलाना है उनको, तो जाहिर सी बात है वो किसी से बैर तो लेंगे नहीं, वो तो कहेंगे सब व्यवस्था ठीक है, गैस मिल रही, नहीं भी मिल रही होगी। लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें अमोनिया गैस मिल रही है। तो फिर जेपी नड्डा के पास ये दिनेश प्रताप सिंह क्यों गया? उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश में जो अमोनिया गैस की सप्लाई को इसको बहाल रखा जाए और इसको जो इसका कोटा है उसको कम ना किया जाए। कहीं ना कहीं अब मंत्री जी को कैसे कोई आकाशवाणी होगी, कैसे पता चल गया कि भाई उत्तर प्रदेश में जो अमोनिया के सिलेंडर आते हैं या अमोनिया गैस की जो सप्लाई है वो कम कैसे हो गई? भाई कोई तो डेटा होगा, जिम्मेदार आदमी है मंत्री जी। तो एक तो ये घमंजा है, इसके बीच का क्या है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है। लेकिन आलू किसान मारा जा रहा है, ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नेता, और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में 35% से अधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े आलू उत्पादक राज्य के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य और दाम नहीं मिल पा रहा है। यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे। ये बात तो सत्य है। किसानों ने कहा भाई 15,000 लगा रहे हैं और 9,000 आ रहा है, आलू खरीद नहीं रहे हैं लोग। और कोल्ड स्टोरेज वाले भी जो इतने बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है हमने तमाम बार तस्वीरें ऐसी दिखाई हैं कि कोल्ड स्टोरेज वालों के चक्कर में तमाम जो हमारे किसान हैं वो खून के आंसू रोते नजर आए। या उन्होंने आलू जमा किया तो पता चला जब निकालने गए तो इतना बड़ा हो गया कि आलू वहीं छोड़कर चले, भैया इसको रख लो यार, जितने का आलू उससे ज़्यादा बाड़ा। तो ये चारों तरफ जो लूट खसोट होती है किसान से होती, मजबूरी में वो 3% पे ब्याज पे वो ले रहा है। अगर 3% सूद पे अगर वो किसान पैसा ले रहा है तो फिर केसीसी कहाँ चला गया? किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट डिफीट हो गया। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इस मुद्दे को उठाए कौन? ज्वलनशील तो है नहीं है, इसमें युद्ध की तरह मिसालें भी दाएं दाएं नहीं चलेंगी, इसमें स्पार्क भी नहीं है कि भाई अगर कोई हम जाति धर्म की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें तो इसमें वो वैसा स्पार्क नहीं। तो किसान है तो इनके पक्ष में क्यों खड़ा हो?
लेकिन हम इसलिए खड़े हैं कि ये अन्नदाता हैं, देश के निर्माता हैं, खड़े होना चाहिए, पत्रकारिता का धर्म भी है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे चैनल का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता तो मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ पत्रकारिता करने की आज़ादी है और कम से कम जन सरोकारी जनता के लिए हम खड़े हो पा रहे हैं। तो आलू किसानों की समस्याएं, अमोनिया गैस, ये बहुत सारी एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन गैस के साथ जो अमोनिया का संकट काल है उसको लेते हुए आलू किसानों की समस्याओं को हम देखेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आ गए हैं। पांडे जी बहुत स्वागत। रिटायर मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी आ गए हैं। अजय गंगवार सन्नू जी हमारे साथ अध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, फरकाबाद से वो जुड़ गए हैं। आलू बेल्ट है पूरा, फरकाबाद कन्नौज है पूरा। अशोक कटियार हैं, डायरेक्टर हैं आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड उत्तर प्रदेश के। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और कन्नौज वासी ब्रजेश चतुर्वेदी जी भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत ब्रजेश चतुर्वेदी जी। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में ब्रजेश जी ने काम किया है और वो इस कार्यक्रम में है। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सन्नू जी, आलू किसानों की कोई समस्या वैसे है कि नहीं है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वाले कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही कि मंत्री जी को लग रहा है कि अरे अमोनिया का तो उत्तर प्रदेश में संकट है भयंकर। मंत्री जी एक चिट्ठी लेके दिल्ली दौड़ गए और हमारे जो कोल्ड स्टोरेज वाले भाई हैं इनको कोई संकट नहीं। तो ये संकट और चिट्ठी, इसके बीच की कोई पॉलिटिक्स है, कोई राजनीति है, ये है क्या सन्नू जी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अमोनिया की वजह से तो हमारे जनपद में तो कोई संकट किसानों के सामने है नहीं। हाँ, रेट का संकट जरूर चल रहा है जो कि पिछले वर्ष से ही स्टार्ट हो गया था। तो रेट जरूर किसान को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अमोनिया की वजह से कोई संकट ना तो हम कोल्ड वालों को है, आराम से मिल रही है अमोनिया। और कोई अमोनिया की खपत भी इतनी ज्यादा नहीं होती है कोल्ड स्टोरेज में कि बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। अमोनिया का संकट हमारे जनपद में 121 कोल्ड में से आज तक किसी ने नहीं बताया कि है। एक 24 घंटे में अमोनिया की डिलीवरी हो रही है अगर आपको चाहिए तो। क्या है। और आलू किसानों, आलू विकास को आप देखते हैं, विपणन संघ को देखते हैं, कटियार साहब, क्या और आलू किसानों की क्या समस्याएं हैं? सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बम है, किसान खुशहाल है, क्या स्थितियां हैं? किसान तो बहुत गहरे संकट में है सर। एक तो मैं आपका और अपने लोकप्रिय चैनल के न्यूज का बहुत आभारी हूँ। अभी देखिए, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या हमारी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुत्तों तक का इंतजाम हो रहा है, लेकिन अन्नदाता जो एक दाने से इतने दाने पैदा करता है उसका कोई हाल लेने वाला नहीं है। बड़ी दुखद स्थिति है किसानों के सामने। किसान परेशान हैं, उनको बाजी मूल्य नहीं मिल पा रहा, कर्ज में डूब गए। ऐसा शायद ही कोई गांव हो जहां केसीसी में लोन न लिया गया हो, करोड़ों रुपया लोगों को बकाया हो गया। कोल्ड मालिकों से किसानों ने जो लिया उस पे बकाया हो गया है। अधिक उत्पादन अधिक नुकसान, कैसा भारत कृषि प्रधान, इस सिद्धांत पे भारत की कृषि चल रही है। यहाँ अभी 2022 में माननीय मोदी जी खुद आए थे, गुरसाईगंज में ऐलान करके गए थे कि हम आलू आधारित उद्योग की स्थापना करवाएंगे। आप सब किसान भाई, आलू बेल्ट है, आलू का सहयोग करिएगा। गुरसाईगंज कन्नौज में पड़ता है और अभी तक तो कोई आलू का आधारित उद्योग नहीं लगा है। अब जरूरत उन्नतशील किसानों की बड़ी मेहनत रही है, वैज्ञानिकों की बड़ी सराहनीय रहा है प्रयास। आलू का उत्पादन सही है। अभी आलू से शराब बन सकती है, आलू से वोदका बन सकता है, आलू से स्टार्च बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, आलू से दवाइयां बन सकती हैं, आलू का आटा बन सकता है, दालमोट बन सकती है। फरुखाबाद में तो कुछ प्रयास हुआ भी है दालमोट बनाने का। तो आलू का जो कंजप्शन बढ़ाया जाए, आलू आधारित उद्योग की स्थापना की जाए, इस पर प्रयास होना चाहिए। सब किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकारें और माननीय उच्च न्यायालय से भी हमें बहुत बड़ी शिकायत है कि उनके द्वारा कुत्तों तक का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन अन्नदाता किसानों किसी को चिंता उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए है। मेरी सरकार से फिर करबद्ध प्रार्थना है
माननीय उच्च न्यायालय से भी प्रार्थना है कि छोटे छोटे मामलों पे देखते हैं। आलू किसान, अभी हमारे यहाँ तमरौरा गांव है, कासगंज, ये अलीगंज का एक तमरौरा गांव है, वहाँ का ओमवीर किसान है, ओमवीर चौहान, उसने आत्महत्या कर ली है। किसान गहरे कर्ज में जी। मैं समझ सकता हूँ आपको वो दर्द है, और आपने वो देखा है अशोक जी, आपने वो दर्द है किसान किस तरीके से अगर आप खुद किसान हैं, चीज़ों को समझते हैं, ये आंसू उसी को आ सकते हैं जो दर्द समझता है। इनको नहीं आंसू आएगा जिन लोगों को इसका दर्द नहीं महसूस हो सकता। भी बहुत सारी दलीलें लोग इस कार्यक्रम में देने लगे कि साहब ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा, आलू किसान तो बम है बिल्कुल, लेकिन ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। अशोक जी बोलिए, अशोक कटियार जी बोलिए। किसानों के साथ बहुत बड़ा संकट है। मैं तो कहता हूँ संसद और विधानसभा किस पे सशक्त लगाया जाए किसानों के लिए। बहुत जब छोटे छोटे मसलों पर चर्चा हो रही है, किसानों क्यों नहीं हो पा रही है। अन्नदाता भगवान ने इसलिए नहीं, एक दाना छोटा डालता है साहब, वो इतने सारे आलू निकाल देता है, एक सरसों डालता है, इतनी सरसों निकाल देता है, वो किसान तबाह हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार से, उम्मीद भी करता हूं सरकार से कि तुरंत इस पे हस्तक्षेप हो, संसद में, विधानसभा में इस पे चर्चा हो। छोटे छोटे मामलों में ये लोग चाय पी रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इस पे ना पक्ष को चिंता है ना विपक्ष को चिंता। मैं तो आपका आभारी हूँ साहब कि कम से कम आलू पे चर्चा हो रही। कहीं किसी चैनल पे कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं तो आप चाहता हूँ कि जो चैनल है वो भी इस पे ध्यान दें साहब। आम जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट लिया है वो भी ध्यान दें। हम तो बहुत परेशान है साहब, किसान बहुत परेशान है। धैर्य रखिए अशोक जी, धैर्य रखिए। नई सुबह होगी, सवेरा होगा। अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए। और ऐसे आपको किसानों के आंसू पोंछने हैं अशोक जी, आपको किसानों के आंसू पोंछने हैं। आप दुखी हो रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में ऑन एयर अशोक कटियार निदेशक हैं आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ उत्तर प्रदेश के, वो रो पड़े, वो दुखी हुए, फूट फूट कर अशोक जी रो पड़े, और वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई इनके आंसू, किसानों के आंसू कौन पोंछेगा। ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद फिर जल्दी लौटते हैं। आज हम अपने प्राइम टाइम शो मंथन में हमने बात शुरू की थी अमोनिया के संकट काल से। और ये बात कहाँ से शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मिले, जो उर्वरक एवं रसायन मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि मंत्री जी, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों के भंडारण में संकट आ रहा है, अमोनिया गैस की सप्लाई कम है, बाधित हो रही है। अगर ये ज़्यादा दिनों तक बाधित रही तो तमाम जो वो फल और सब्जियां हैं जिन्हें स्टोर करके किसानों को अच्छा दाम मिलता है और सप्लाई चेन एक तरीके से मजबूत होती है, वो सब टूट जाएगा। इसलिए इसको कृपा करके बढ़ाइए और इसको ठीक करिए। एक तस्वीर ये है, और दूसरी तस्वीर अभी हमने जो आलू बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, फरकाबाद, कन्नौज, वहाँ से कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गंगवार सन्नू जी से हमने बात की। सन्नू जी ने कहा कि भाई हमें तो सप्लाई मिल रही, 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो रही। तो एक तो ये इस घमंजे को समझना कि मंत्री जी कुछ कह रहे हैं और सन्नू जी कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लोचा है। एक तो ये बात है। दूसरा, हम बात आज करने आए थे अमोनिया की, लेकिन जब बात का सिलसिला शुरू हुआ तो ये हमारे शो में आंसुओं का सैलाब आ गया। अशोक कटियार निदेशक आलू विकास एवं विपणन संघ उत्तर प्रदेश फूट फूट कर रो पड़े इस कार्यक्रम में। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों के आंसू कौन पूछेगा। नेता आते हैं, 22 में प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आलू आधारित उद्योग लगाएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। काफ़ी वक्त हो गया। आलू से सोना बनाने का एक वीडियो वायरल करके भारतीय जनता पार्टी लोग राहुल गांधी को भी निशाना साधते रहे वर्षों तक कि आलू से सोना कैसे बनाया जाता है। तो आलू को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें कहते रहे,
लेकिन आलू किसानों की दशा और दशा तो बिल्कुल नहीं बदली। और दुख की बात यह है कि देश का जो मीडिया है उसको भी किसानों से कोई इंटरेस्ट नहीं, और ख़ास तौर पर आलू किसानों से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मुझे लगता है किसानी से, खेती किसानी से इस देश के मीडिया को कोई वास्ता नहीं है। चूंकि इसकी वजह है, मैं बता देता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ में, कि इसमें कोई स्पार्क नहीं है। 1 घंटा का कार्यक्रम कोई चैनल इस पर क्यों करे? उनको स्पार्क चाहिए। उनको किसान से मतलब नहीं कि जो किसान देश का पेट भर रहा है, इस देश के 60% 70% लोग किसान हैं, 60% लोग, बस उसमें किसानों में कोई जाति धर्म नहीं है। तो नेताओं को अपनी राजनीति उसमें सीधी नहीं होनी, और उसी से मीडिया का भी काम चलेगा कि भाई जब तक कुछ दंगा झंझट बवाल शो पे हाथापाई ना हो तो क्यों करेंगे भाई। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता, ब्रजेश चतुर्वेदी जी आ गए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। ब्रजेश जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो मुद्दों की पत्रकारिता करते हैं, तमाम बड़े संस्थानों में रहते हुए, और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। मुझे इस बात आज जिस तरीके से अशोक कटियार ने इस कार्यक्रम में अपने आंसू बहाए, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात को लेकर कि किसान किस तरीके से, किन स्थितियों में है। ब्रजेश जी, आलू किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं, और अभी बात हमने शुरू की थी कि अमोनिया का संकट है, क्योंकि दिनेश प्रताप मंत्री जी दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमोनिया दिक्कत आ रही है, हमारे कोल्ड स्टोरेज में दिक्कत आएगी, भंडारण में दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और फिर दूसरा पक्ष है, अजय गंगवार सन्नू जी हैं, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने बात शुरू की, लेकिन बात आंसुओं तक आ गई, आलू किसानों की समस्याओं तक आ गई। जमीनी लेवल पर क्या समस्याएं हैं और किस किस तरीके के संकट देखते हैं एक पत्रकार के तौर पर? और जरा पत्रकारिता भी मैं चाहता हूँ तीखी टिप्पणी भी करिएगा। बोलिए ब्रजेश जी। सारे पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को भी, एक्चुअली एक बहुत छोटा सा इशू है जिसको इतना बड़ा इशू बनाने का प्रयास किया गया जी। कानपुर में 2 सप्लाई कंपनीज हैं जो कन्नौज जनपद को, मैं एटलीस्ट सबसे पहले कन्नौज की बात कर लूं, स्टेट की बात पर बाद में आऊंगा जी। कन्नौज में 197 कोल्ड स्टोरेजेस हैं जी, और जिनमें अधिकांश को अमोनिया की सप्लाई कानपुर की 2 कंपनियों से होती है जी। सिर्फ जब खाड़ी संकट शुरू हुआ, ईरान वाला युद्ध वाला जी, तो उस समय एक एहतियातन जो भारत सरकार ने चिट्ठियां जारी की थी, उसकी वजह से एक सप्लाई में ब्रेकडाउन आया, और मात्र जो यहाँ के सप्लायर्स हैं जो कन्नौज को सप्लाई देते हैं अमोनिया की, मेरी दोनों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि मात्र 6 दिन का बैकलॉग था, अभी भी 2-2.5 दिन का 3 दिन का बैकलॉग बना हुआ है जी। और जो अमोनिया को लोकल लेवल्स पर लोकल सोर्सेज से मिल जा रही थी, वो लोकल से न मिलकर हल्दिया पोर्ट से आ रही जी, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ गई जी। लेकिन अगर 50 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा था वो 120 रुपए में अगर मिल रहा है, तो इतना बड़ा इश्यू इसलिए नहीं है कि मात्र 25 सिलेंडर पूरे तो प्लांट को चलाने के लिए, पूरा ये जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें मात्र 20 से 25 सिलेंडर लगता है जी। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है जी। इश्यू ये है, मैं अब आता हूँ किसान के पार्ट पर। अशोक भाई अभी रो रहे थे, उनके आंसू छलके, मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, मैं भी किसान हूँ। तो तकलीफ इस बात की है कि तमाम कृषि सम्मेलन होते हैं, तमाम कृषि वैज्ञानिक चर्चा करते हैं, तमाम कन्नौज में तो हॉर्टिकल्चर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी है जो ट्रेनिंग देता है किसानों को। कहा यह जाता है कि सिर्फ आलू पर डिपेंड क्यों, आलू के साथ कोई वैकल्पिक फसलें भी करिए, लेकिन जी नहीं। कन्नौज की स्थिति यह है कि आलू इस बार ठीक खराब हो जाएगा। हम इस चक्कर में कई बार आलू की इकार होती है। अभी जो ऐसे ठीक कह रहे थे कि कभी कभी स्वास्थ्य विभाग को एक बुलेटिन जारी करना पड़ता है, ये होता है कुछ छोड़ के चला आता है। कोल्ड वालों का भी संकट है। अब रही बात इंडस्ट्री के पार्ट की, मुझे याद है 2007 में मायावती जी की सरकार में, उसके बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में, योगी 1 में, योगी 2 में कन्नौज से कम एक मंत्री हमेशा रहा है, किसी न किसी रूप में कन्नौज विशेष प्रतिनिधि के हवाले रहा है। हर बार ये मांग उठती रही है कि आलू आधारित एक इंडस्ट्री लगनी चाहिए,
हर बार ये कहा जाता रहा है कि कुछ नहीं हो तो एक वोडका की इंडस्ट्री ही लग जाए, लेकिन जी नहीं, इस दिशा में आज तक कभी किसी ने गंभीरता से सोचा ही नहीं। इवन प्रधानमंत्री जी का उल्लेख हो रहा है 22 में, मैं उस मौके पर मौजूद था, प्रधानमंत्री जी को मैं स्वयं कवर कर रहा था जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था और उन्होंने ये वादा किया था कि वो यहाँ आलू आधारित उद्योग लगाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाएंगे। सरकार बन गई, दूसरी बार सरकार बन गई, तीसरी बार सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगभग शुरू हो रही है, 1 साल बाद होगी। लेकिन हालत यह है कि कन्नौज में आलू आधारित इंडस्ट्री का किसी ने कभी नाम ही नहीं लिया, खाली कागजों में है, फाइलों में है, भाषणों में। किसान जब बम्पर फसल हो गई, निश्चित तौर पर रेट डाउन होगा मार्केट में। सप्लाई की चेन इतनी गड़बड़ है कि हमने एक आलू के लिए विशिष्ट मंडी कन्नौज में बनवाई थी, अब उसे आल जिन्स मंडी के तौर पर डेवलप कर दिया गया है, आलू मंडी कन्नौज में डेवलप ही नहीं हो पाई। तो जब आलू के लिए कोई विशेष प्रयास किया नहीं जाएगा और किसान डिपेंड सिर्फ इस जिद पर है कि वो आलू ही पैदा करेगा, तो हालत तो खराब होनी ही होनी है। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच जी। अब रही मीडिया की बात, तो मीडिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा मुंह न खुलवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ज्यादा तीखा हो जाए। हाउ द मीडिया फंक्शनिंग नाउअडेज, तब इस पर मुझसे टिप्पणी न करवाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं टाल देता हूं, वैसे मुझे कोई गुरेज भी नहीं है, लेकिन मैं टाल देता हूं इसको। ठीक नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता, मैं किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीडिया एज ए होल क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्या मीडिया? ये भी आप बोलिए, आप बेबाकी के साथ में। भाई दिक्कत ये है कि तमाम संस्थानों में मेरी ही मित्र मंडली बैठी है, मेरे ही साथी संगी आगे पीछे के सब, कोई सीनियर्स हैं, कोई जूनियर्स हैं, सब संपादक बन के बैठे हुए हैं, तो क्या बोलूं? सवाल यह है कि उनको प्रशिक्षण तो मैंने कुछ और दिया था, कर वो कुछ और रहे हैं। होता ये था, मैं उस जमाने का पत्रकार हूं भाई कि मैं अखबार में खबर छापता था और अगले दिन पार्लियामेंट में चर्चा होती थी। आज हम लोग हेडलाइन ढूंढते हैं कि मोदी जी कुछ भाषण देते तो हमें खबर मिले। अब हम इस बुरे दौर में आ गए हैं, तो आलू किसान जैसे छोटे आदमी को कौन सोचेगा भाई? ठीक बात है, ये मुद्दा है। मैं ब्रजेश जी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। चंद्रशेखर पांडे भाई, बहुत सारी समस्याएं हैं, ब्रजेश चतुर्वेदी जी ने मुद्दे उठाए। बोलिए सन्नू जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चंद्रशेखर पांडे बोलिए। देखिए दुर्गेन्द्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पे आपने चर्चा का विषय रखा, बहुत अच्छा, आपने शानदार पैनल भी रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग राजनीतिक की जगह पे इसको सामाजिक सरोकार का जो आपका स्वरूप है उसी रूप में इसको आगे ले जाए। और मैं आदरणीय अशोक जी की बातों को सहमति व्यक्त करते हुए, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं उसे आगे ले जाता हूं। आपके 2 मुद्दे हैं आज के। सबसे पहला जो आपने अमोनिया का मुद्दा उठाया, उसमें आपके प्रश्न ये हैं कि आपने देख रहे हैं कि अमोनिया की किल्लत नहीं है, जबकि हमारे आदरणीय मंत्री जी ये मांग कर रहे हैं कि सप्लाई ना रुके। ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यद्यपि ठीक चीज है, हमारे आदरणीय पत्रकार जी ने इसको स्पष्ट कुछ हद तक किया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अमोनिया में भारत ने 2019 के अगस्त में अपने आप को 3 सालों के अथक परिश्रम के बाद आत्मनिर्भर घोषित कर दिया। यानी कि अब भारत में भारत की खपत का लगभग 97 से 103%, यानी कि 3% प्लस या माइनस हम 100% अपनी खपत का अपने देश में उत्पादन करते हैं, यानी कि हम 100% आत्मनिर्भर हैं। तो यह एक सुखद पहलू है। अब ये समस्या क्या है आप समझ लीजिए। बेसिकली क्या होता है कि कुल अमोनिया का उत्पादन का 80 से 82% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले जाती है, जिनमें ज्यादातर वो कॉमन है, यानी कि बनाने वाले कंज्यूमर दोनों ही वही हैं। जो 15% के आसपास में वो केमिकल इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं, और आलू उद्योग वाले 2 से 3%, 4% अधिकतम इनका रहता है, यानी कि ये बहुत छोटे आंकड़े में आते हैं मेन अमोनिया उत्पादन में, यानी कि एनएफएल यानी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री आती है। लेकिन हम 100% आत्मनिर्भर अमोनिया में हो गए हैं। लेकिन एक समस्या है,
इधर जो हमने कहा ना कि 20 में जो भयंकर लेवल पे अमोनिया का उत्पादन बढ़ाया गया फर्टिलाइजर के लिए, ये सिर्फ मात्र के कोल्ड स्टोरेज इसका बहुत छोटा है, इसलिए आप समझ लीजिए। तो वह चूंकि आप देखेंगे 16 के बाद बहुत इस पे काम किया गया, तो जितने नए प्लांट लगे वो सीएनजी पीएनजी मतलब गैस आधारित प्लांट लगे, जो उनमें जो प्रोडक्शन में जो केमिकल यूज होता है वह आपका गैस आधारित हुआ। उसके चलते एक पैनिक क्रिएट हुई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडस्ट्रियल सप्लाई रुक जाए। उसके चलते जो केमिकल इंडस्ट्री वाले प्राइवेट जो परचेजर हैं उन लोगों ने पैनिक परचेज चालू कर दिया कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, केवल एक पैनिक परचेज जिसे बोलते हैं, तो उन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज वालों ने पैनिक परचेज चालू कर दिया। ये खराब सिचुएशन है। तो यह अभी आज की डेट में कोई समस्या नहीं है, परंतु जो एक मेन मुद्दा है कि समस्या बढ़ने की दिशा में अगर नमक जैसा चीज भी पैनिक परचेज होने लगती है तो भारत के अंदर सिर्फ 7 घंटे के अंदर असली में नमक गायब हो जाता है। कई बार ये 3 बार अब तक हो चुका है। तो जब नमक जैसी चीज जो हमारे देश में है वो पैनिक परचेज में गायब हो जाएगी तो ये तो अमोनिया है। तो इन केमिकल प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज वाले जो पैनिक परचेज कर रहे हैं उनको रोका गया कि भाई भले ही कोल्ड स्टोर वाले 2-3% का छोटा उनका हिस्सा हो, लेकिन वह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान है। उन किसानों की आलू का जो लाइफ होती है वो बहुत, अगर वो कोल्ड स्टोर में नहीं गई तो उसकी बहुत छोटी लाइफ होती है। उस लाइफ छोटी होने के कारण सावधानी बस ये पत्र दिया गया कि भाई ये पैनिक परचेज की जा रही है, ये इनको रोका जाए कि ये पैनिक परचेज ना करें। जब हम 100% प्रोडक्शन पे है, मतलब 100, कभी कभी हम 3-4% ज्यादा बना देते हैं, तो जब हम संपूर्ण आत्मनिर्भर हैं इस पे तो इसका पैनिक परचेज रोका जाए। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी सहमत। आशीष चतुर्वेदी, अब मैं आ रहा हूँ। अब आशीष चतुर्वेदी को लेने कहेंगे हमें बुला के बैठा दिया, बुलवा ही नहीं रहे, और ये ज्यादती भी है, जिम्मेदार नेता भी हैं और सेना के रिटायर मेजर हैं, तो हम इसका भी थोड़ा सा ख्याल हमें रखना चाहिए। मेजर चतुर्वेदी रिएक्ट कीजिए। एक तो ये ठीक है, अभी इन्होंने बातें कही, लगभग मुझे लगता है कि वो बातें ठीक हैं, मतलब मोटे तौर पर जो चंद्रशेखर पांडे ने बातें रखी अमोनिया को लेकर वो ठीक हैं, लेकिन अब आप चूंकि विपक्ष में हैं आप रखिए, और इसके साथ में जो आलू किसानों की समस्या उसको भी एड्रेस करिए जल्दी से। देखिए, हो सकता है अमोनिया की कमी हो सकता है कि अमोनिया की कमी ना हो, वो एक विषय, वो मेन विषय नहीं है। आज जो अभी तक प्रतीत हुआ, जो दिखा, वो मेन विषय ये है कि जो किसान की हालत है, तो उसमें प्रमुखता आज बात हो रही है जो आलू किसान है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जितने किसान हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आलू के जो किसान हैं उन्हीं को परेशानी हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है स्थिति कि जब कोई परेशानी है तो उसके अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। अगर भारत के आप पिछले 10-12 सालों के पीछे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो गैस का सिलेंडर 370 रुपए का था वो आज 1000 रुपए के लिए है। तो वही किसान, वही एक मिडिल क्लास आदमी, वही एक जो आम आदमी है, उसका भार वो झेल रहा है। फिर जब टैक्स आप बढ़ा देते हैं, जीएसटी 2014 में जो मैक्सिमम स्लैब था, यानी सबसे बड़ा स्लैब था, वो 12% का था, आज वो 40% तक आपने बढ़ा दिया है। तो जब आप ऐसे टैक्सेशन बढ़ाते हैं और अन्य टैक्स बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दबाव, एक जो व्यक्ति अपनी जीवन का जो पालन अपने परिवार का कर रहा होता है उस पे दबाव बढ़ता चला जाता। अब क्या हुआ कि जो कमाई थी लोगों की वो तो बढ़ी नहीं, टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब आप पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ता चला गया। अच्छा, अब हुआ क्या, इसके साथ साथ रुपया जो था हमारे देश की करेंसी वो नीचे आती जा रही है, तो जो आप बाहर से खरीद रहे हैं वो अब और ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो इन सब चीजों का मिला जुला असर किस पे आ रहा है? एक आम आदमी पे आ रहा है, सरकार पे भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि सरकार आज विश्व में वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज भारत जो है वो डूबा हुआ है। विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है भारत ने। तो अब भाई साहब इतना पैसा आपने कर्ज पे ले लिया तो आप वसूलोगे तो इस देश के नागरिक से ही ना, जो वो आप, कोई सरकार अपनी जेब से तो देने वाली नहीं है, तो आप इसी देश के नागरिक से वो जो उसकी भरपाई करोगे, सरकार जिसकी भी हो, लेकिन वो उसका भार एक आम आदमी के ऊपर आ जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अच्छा, अगर किसानों की बात आप देख लीजिए तो जो पहले डीएपी था और कहीं ना कहीं जो बिजली हम लोग फ्री में दिया करते थे पहले, अब उसमें भी मीटर लगा दिए गए कई बार, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो परेशान कर रही हैं। फिर अभी जो ट्रीटी साइन हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, उसमें अभी आने वाले समय में किसानों की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि उसमें अमेरिकी कंपनियों का जो हस्तक्षेप है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत बढ़ेगा। और आप देख लीजिए जब से मॉल आए तो या ऑनलाइन शॉपिंग आई तो जो छोटे व्यापारी थे, जो छोटे दुकानदार थे, वो किसी को छुपा नहीं है कि उनका बिजनेस जो है वो कम होता गया और धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसी तरीके से इस ट्रीटी के तहत जो आने वाला समय है वो कृषि से जुड़े मुद्दों, कृषि से जो जुड़ा व्यक्ति है उसका समय तो आने वाला बहुत बुरा होने वाला, और उसका प्रभाव तो हर एक नागरिक को झेलना पड़ेगा। सिर्फ किसान अगर परेशान होगा तो खाते पीते हम आप जो हैं वो उसी की बदौलत तो हैं। तो अगर वहां चीजें बिगड़ेंगी तो हमारे आपके लिए भी तो बिगड़ेंगी। तो जो लोग ये सोचते नहीं नहीं ये तो किसानों की समस्या है, वो अपने आप सुलझा लेंगे, वो हो जाएगा, नहीं साहब, ये आपकी भी समस्या है, क्योंकि ठीक वो जो बात है, खाने ठीक बात वाला है। वही आप खा रहे अगर हैं। अगर अगर किसान फंसेगा तो सन्नू जी को भी दिक्कत होगी और चंद्रशेखर पांडे को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, अशोक कटियार तो मुद्दा उठा ही रहे हैं, मनीष शर्मा भी लपेटे में आएंगे, तो आएंगे तो सारे लोग। मनीष शर्मा, अभी तक जो ये मुद्दा लेकर हम चले थे अमोनिया, हमने पकड़ा तक भाई अमोनिया का संकट है, मंत्री जी दिल्ली गए इसका मतलब संकट है, तो इस पर आज बात की जाए। और चूंकि मामला किसानों से जुड़ा था इसलिए मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भाई अगर अमोनिया का संकट है, किसानों को माल सड़ जाएगा तो दिक्कत आएगी, फल सब्जी और बाजार का भी जो चेन है वो टूटेगी। लेकिन तलाशते तलाशते ये पता चला कि अमोनिया का तो जो संकट है ही, वो पता चला उर्वरक वाले लिए जा रहे हैं, तो पैनिक परचेजिंग, चंद्रशेखर पांडे ने कहा पैनिक परचेजिंग है, हम आत्मनिर्भर हैं, 103% हम 100 के बजाय 103% उत्पादन कर रहे हैं। सन्नू जी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाई हमारे कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इस मुद्दे को अगर थोड़ा सा एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, फर्ज करें, तो बाकी मुद्दे तो हमने किसानों से बात कराई है, एक 10-12 किसानों की हमने बाइट चलाई इस कार्यक्रम में। 10-12 में एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं है कि साहब मामला ठीक है हमारा, सारे लोग झूठे हैं क्या? मनीष शर्मा। नहीं नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि तत्काल हो सकता है उनकी प्रतिक्रिया हो, लेकिन आप ये समझिए ना कि जैसे यूरिया का उत्पादन अगर आप ऐसे सोचिए कि 87% भारत खुद करता है, मान लीजिए ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन यूरिया अमोनिया से बनता है और डीएपी भी अमोनिया से बनता है, और अमोनिया जो है प्राकृतिक गैस से बनता है, और उसका 70% 60% हमारा होर्मुज वाले इलाके से आता है। आप अगर इसको देखें, अभी चूंकि चर्चा ज्यादा एलपीजी पे हो रही है, मध्यवर्ग का मसला है, रसोई का मसला है, लेकिन ये अगर यूरिया उत्पादन हम आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन उसकी जो कच्चा माल है उसका 70-80% वो प्राकृतिक गैस है और ईंधन भी गैस है, और उसका उस पे ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हम पूरी तरह से 90% आयात करते हैं। तो ये जो संकट है, इस संकट को हम लोगों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी जब अगले साल का जब खेती का उत्पादन होगा, उस समय जब डीएपी का संकट आएगा, यूरिया का संकट आएगा, उसको आप कैसे देखेंगे? तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो कुछ भी हमारी आत्मनिर्भरता है वो तो उत्पादन के स्तर पे है, लेकिन कच्चे माल क्या होता है? कच्चा माल तो हमको प्राकृतिक गैस है उसका, चाहे यूरिया बनाना हो, चाहे अमोनिया बनाना हो, चाहे डीएपी बनाना हो, कोई भी चीज खेती से जुड़ा हुआ जो भी उर्वरक है उसका सेंटर पॉइंट कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है। और वो प्राकृतिक गैस हम उत्पादन नहीं करते हैं, हमारी निर्भरता मध्यपूर्व पे है या रसिया पे है। और अगर दोनों मोर्चे पे आप देखें अभी के दौर में, तो रसिया वाला मसला ट्रंप के दबाव के बाद रसिया वाला मसला हमने बहुत कमजोर कर दिया, और यहाँ एक ट्रंप के ही जरिए वहां युद्ध चल रहा है और वो हमारा ब्लॉक हो गया पूरी तरह से। तो अभी तात्कालिक तौर पे आपको एलपीजी का संकट दिख रहा होगा, लेकिन संकट असल में जितना बड़ा किसानों के सामने होगा, ये रसोई तक नहीं चलेगा ये संकट, ये संकट अब खेतों की तरफ जाएगा जी। हो सकता है कि अभी तत्काल तौर पे हो सकता है कि वो अभी किसानों के सामने हो सकता है, सचमुच अभी तत्काल कहाँ क्या खेती हो रही है, किस लेवल का मामला है, वो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। लेकिन एक बात सच्चाई है जो सबको मानना पड़ेगा
कि गैस पे और तेल पे जो हमारी निर्भरता है वह मध्य पूर्व पे है और रसिया पे, और दोनों जगह हम ब्लॉक हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको कई जगह की आप समझिए। और दूसरी बात, चाइना, रसिया, चाइना, भारत और ब्राजील, तीन बड़े खेती के जो बड़े उत्पादक देश हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि भारत चावल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, ब्राजील सोयाबीन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है जी, चाइना उसका उत्पादक देश है। इन तीनों के सामने सबसे बड़ा विश्व में आप देखिएगा कि सबसे बड़ा खेती का जो सेंटर है, कृषि आधारित जो किसान आधारित जो देश है, उसमें भारत भी तीसरे स्थान पे आता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो संकट पैदा होने वाला है, जिसपे कम चर्चा हो रही है, इस पे चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए कि भारत की खेती इस बार बहुत संकट में पड़ने जा रही है। और ये बहुत बुनियादी बात है कि खाद कैसे बनेगा भाई। खाद जो उत्पादन है वो कैसे बनेगा, चाहे डीएपी हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे वो आपका यूरिया हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा चीज प्राकृतिक गैस पे है, तेल पे है। और उसका सुनिए, दूसरी बात ये भी समझिए, हम अपना जो भी अमोनिया या जो भी चीज आयात भी करते हैं, उस आयात का भी सेंटर होर्मुज इलाका है। आयात भी जो करते हैं, जो हम यहाँ उत्पादन करते हैं, उसके लिए भी कच्चा तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो भी हम उसी इलाके से मंगाते हैं। और दूसरा, जो ओवरऑल हम आयात करते हैं खेती के लिए, जो भी चीज उर्वरक जो भी आयात करते हैं, उस आयात का भी सेंटर वही इलाका है। कतर सबसे बड़ा ऐसा देश है जिससे सबसे बड़ा हम आयातक हैं एलएनजी का। हाँ, सबसे बड़ा। और वो उसने उत्पादन बंद कर दिया है, मार दिया मिसाइल उसमें, ईरान में उत्पादन बंद कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक वास्तविक संकट है, उसको ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या तब हम उस पर चर्चा करेंगे जब, जैसे अभी रसोई संकट में आ गई है, तब हम चर्चा कर रहे हैं। और जब खेती बुरी तरह संकट में आ जाएगी पूरी तरह, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। सवाल ये नहीं है, ये हमारी इस आदत को बदलनी पड़ेगी। अभी से हमको खेती पे, भारत एक किसान प्रधान देश है, उस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। ये सवाल अभी सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। एड्रेस इसलिए नहीं कर रही है कि अभी वो तात्कालिकता में फंसी हुई है, अभी रसोई को एड्रेस कर रही है, वो भी नहीं कर पा रही है ठीक से। खेती को संकट अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि खेती की तरफ से अभी त्राई नहीं हो रहा है। बस इतनी ही बात है जी। ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बार अजय गंगवार, सन्नू जी की तरफ हम जाएंगे। सन्नू जी, क्या अमोनिया के दाम वाम कुछ बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं? जैसे अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कुछ दाम बढ़ गए हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ? अमोनिया के दामों में तो समझिए 80% की वृद्धि हो गई है। अच्छा, तो ये क्यों सन्नू जी, अचानक क्यों? जब कोई दिक्कतें नहीं है तो अचानक दाम क्यों बढ़ गए? भाई दाम बढ़ गए तो सन्नू जी अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं, लेंगे किसान से। अगर किसान आलू रखेगा, लोगों को तो मिल तो रही है। नहीं, ठीक है सन्नू जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर 80% अगर दाम बढ़ गए हैं अमोनिया के, तो कोल्ड स्टोरेज में 50,000 से नहीं, एक बात सुनिए, कोल्ड इससे ज्यादा अमोनिया का खर्चा नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, अशोक भाई ने जो बात कही, हम उनकी बात से सहमत है। और जो उद्योग लगाने की बात कही, वो 40 साल से लग रहा है फर्रुखाबाद में। हम ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जो राशन प्रणाली है हमारे उत्तर प्रदेश की, उसमें अगर 5 किलो प्रति व्यक्ति आलू परमानेंट देने लगे सरकार जी, तो कोई उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है और एक अच्छा किसान को हमेशा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार की नीतियां हमेशा दोहरी होती है। जब आलू तेज होता है तब हमारे पत्रकार भाई भी लिखते हैं कि जनमानस की थाली से आलू दूर, टमाटर दूर, प्याज दूर। तो जनमानस में तब किसान नहीं आता क्या? हाँ, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है भाई। चंद्रशेखर पांडे, अभी सन्नू जी ने सवाल उठा दिया, वो कह रहे हैं ठीक है चलो 50 सिलेंडर लगते हैं कोल्ड स्टोरेज में, कोई बात नहीं। लेकिन सन्नू जी ये भी धीरे से बता दे रहे हैं कि 80%, मैं आ रहा हूँ अशोक जी, आ रहा हूँ, कि 80% दाम बढ़ गए, तो सन्नू जी अपनी जेब से तो वो लगाएंगे नहीं। जो किसान उसमें रखेगा कोल्ड स्टोरेज में, पैसा उसी से लिया जाएगा। चलिए, बहुत छोटा अमाउंट है, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन मनीष ने जो जिस संकट की तरफ सवाल इशारा किया, सन्नू जी ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतियां हमारी दोषपूर्ण हैं, संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बोलिए पांडे। पहले मैं आदरणीय मनीष जी की बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। देखिए, जो ये अमोनिया है, ये बिल्कुल चर्चा का विषय है। आपने इसको सबसे पहले ही एड्रेस कर दिया है, लेकिन ये एड्रेसिबल सब्जेक्ट है, ये कोई नॉट एड्रेसिबल सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे आप समझ लें कि अमोनिया में आपकी दो चीजें लगती हैं, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हम सांस में खींच रहे हैं, हर जगह उपलब्ध है।
हाइड्रोजन का जो स्रोत है वो हमारे यहाँ जो पुराने प्लांट हैं, लगभग 45% जो पुराने हैं, जो 16-17 के पहले के प्लांट हैं, वो ज्यादातर में कोल का यूज करते हैं हाइड्रोजन लेने के लिए। इसलिए वो समस्या में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोल प्रोडक्शन पर्याप्त है, भरपूर है। समस्या बस इतनी है कि रेट महंगा पड़ता है, इसलिए जबरदस्ती कई लोग आयात कर लेते हैं या कैलोरीफिक वैल्यू के चलते आयात करते हैं। लेकिन जो दूसरे जो नए प्लांट लगे हैं उनमें क्या है कि वो हाइड्रोजन का रिसोर्स कोल की जगह पे वो नेचुरल गैस को रखते हैं, और सारे लोग जो है जो उसका हीटिंग प्लांट है वो तो आपके गैस पे रखेंगे, तो यानी कि वो काउंटेबल है। लेकिन मैं फिर भी आपके दर्शकों को, आपके पैनल को ये बता दूं कि हाइड्रोजन की प्रत्येक प्लांट बनाते वक्त एक नेचुरल गैस के साथ में, चूंकि पानी से हाइड्रोजन लेने के लिए, वरीयता देने के लिए लगभग सभी प्लांटों को समकालिक एक व्यवस्था दी गई थी कि जल्द से जल्द आप हाइड्रोजन, पानी बेस्ड हाइड्रोजन का इंतजाम करें। उसके अलावा कोल का भी जो पुराने प्लांट हैं और कुछ नए में तो बहुत बड़ा संकट का स्थिति आने की स्थिति नहीं है, यह संभलने योग्य है। यानी कि आपको थोड़ी बहुत रेट फ्लैक्चुएशन। लेकिन राशन में, चंद्रशेखर पांडे, राशन में 5 किलो आलू क्यों नहीं दे देते हो भाई? आलू किसानों की भी किस्मत बन जाएगी, ऐसा क्यों नहीं कर देते हो? अच्छा सुझाव दिया सन्नू जी ने जी। राशन में 5 किलो आलू क्यों नहीं दे देते हो? जब 5 किलो अन्न दे रहे हो, 5 किलो आलू दे दो। सन्नू जी का अच्छा सुझाव है, आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी को ट्रोल करने की जरूरत नहीं। जी, अब मैं दुर्गेन जी आपको बता दूं, बेसिकली क्या होता है कि जो किसानों के जितने भी खाद्य उत्पाद हैं वो 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक वो श्रेणी जिनका की लाइफ जो सर्कल होता है वो 1 ईयर तक कोई बिना खतरा के, उसके रिप्रोडक्शन के टाइम तक वो सेफ रहते हैं। दूसरा वो जिनका कि शॉर्ट टाइम लाइफ पीरियड होता है, उनके बहुत अल्प आयु वाले बोले जाते हैं। जो आलू, प्याज, इस तरह की जो चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म में आती हैं, जिनको अगर आप एक साथ पब्लिक में भी बांट देंगे तो हम आप सभी किसान के परिवार से हैं, हम अपने घर की आलू भी रख करके 6 महीना नहीं कर पाते हैं, कुछ महीने। ठीक है मेजर चतुर्वेदी रिस्पॉन्ड कीजिए इस पर, इनके तर्क पर, और वो सुझाव भी आया सन्नू जी की तरफ से, रिस्पॉन्ड कीजिए मेजर चतुर्वेदी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर सरकार की मंशा हो तो हमारे पास हर जगह कोल्ड स्टोरेज हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बांटना चाहें तो हम बांट नहीं सकते। जब आप बहुत कुछ बांट सकते हैं तो आलू भी बांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसानों के खाते में हर साल जो है वो पैसे डालते हैं, उसके बजाय अगर आप ऐसी चीजें करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपको वोट मिल जाता है, एक सच्चाई है। लेकिन किसान का भला नहीं होता, ये भी एक सच्चाई है। आप केवल उसे चुनाव जीतने में, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाजपा के नेता हमेशा कहते रहते हैं हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही बात है, वो चुनाव के लिए ही तैयार रहते हैं। वो जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो देश में परिस्थितियां हैं, आज बहुत बड़े संकट पे खड़ा हुआ है हमारा देश। ये जो ईरान से जो अमेरिका के दबाव में जो हमने ईरान और रशिया से अपने संबंध खराब किए हैं, ये इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट जो है वो मंडरा रहा है, और एक एक चीज उभर के आएगी। अभी आज हम किसी एक चीज पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में बहुत सी चीजें उभर के आएंगी, क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं हुआ। अमेरिका केवल अपने हित को देखने वाला देश है, वो किसी का हित नहीं देखता है। लेकिन न जाने क्यों हम जो है मौजूदा सरकार, धन्यवाद मेजर चतुर्वेदी, बहुत धन्यवाद। अशोक जी बोलिए जल्दी से, बहुत जल्दी से अशोक जी। ताज्जुब है साहब, उत्तर प्रदेश में 5% मंडी, पूरे देश में आलू पे कहीं पर भी मंडी टैक्स नहीं है। और माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी मंडी विपणन के भी माननीय मंत्री हैं। एक तो ये हमारी मांग है कि मंडी टैक्स तो कम से कम खत्म ही किया जा सकता है। आलू का जो परिवहन होता है 1 रुपया प्रति कुंटल की दर से उसको अनुदान दिया जाता था किसानों को या व्यापारियों को, तो उसे 10 रुपया किया जा सकता है, तो उसमें भी राहत हो सकती है। दूसरा, जैसा सन्नू भाई ने कहा, उनकी बात को और बढ़ाना चाहते हैं आगे, जब बाजरा भी मिल रहा है किसान को या उपभोक्ता को, मक्का मिल रही है, तो आलू 1-1 पैकेट दे दीजिए किसानों को, या जहां जहां चुनाव है भाजपा के लोगों से हमारा अनुरोध है कि गिफ्ट कर दीजिए, यहाँ के किसानों को हो जाएगा, वहां पर भी कुछ राहत मिल जाएगी। तो ये सब है सर, और इस पे तत्काल एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये गंभीर मसला है। और दूसरा, माननीय पत्रकार साहब ने भी कहा कि आलू को कम पैदा करें। देखिए, दुनिया में आबादी जिस हिसाब से भारत में है और दुनिया में है आबादी,
अगर आलू ना हो साहब तो आप कल्पना करिए कि गेहूं, चावल, खाद्यान्न जो अन्य पदार्थ उनके कहाँ आलू, जो गरीब आदमी है वो आलू से ही पेट भरता है साहब। ठीक तो बात आलू है। तो बहुत जरूरी है। तो हमारे सहमत है। डिमांड है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे, करबद्ध प्रार्थना है, किसानों के दर्द को महसूस करे। आलू बेल्ट में हमेशा भाजपा का सहयोग किया है। इसका आज हम व्यवहार मांग रहे हैं सरकार से कि हमने आपको हमेशा सहयोग किया है, तो आप हमारा भी, इस बार हम गहरे संकट में हैं यहाँ के किसान, तो इसको किसान के ऊपर अपना जो कृपा पात्र है, जो कृपा का हाथ है, उसे माननीय मोदी जी और योगी जी जरूर रखें। बहुत धन्यवाद। और माननीय उच्च बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना है कि वो कुत्तों का भी ध्यान रख रही, तो अन्नदाता का भी ध्यान रख लें, ऐसा हमारा करबद्ध प्रार्थना बहुत है। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंथन में आज हमने देखा कि जिस तरीके से आलू का संकट सिर्फ खेती का संकट नहीं, ये एक सिस्टम का फेल्योर है, क्योंकि सिस्टम अभी तक हम ईजाद नहीं कर पाए। जब तक हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक को मजबूत नहीं करेंगे और निर्यात के वैकल्पिक रास्ते नहीं खोलेंगे, किसान इसी तरह वैश्विक उतार चढ़ाव का शिकार होगा। देश में जिस तरीके से उतार चढ़ाव दाम में होता है, तेजड़िए मंदड़ियों के खेल में फंसेगा, आत्महत्या करेगा। उम्मीद है कि सरकार जाग रही होगी और इन हताश किसानों के लिए तत्काल राहत पैकेज खरीद की व्यवस्था करेगी, या जैसा अभी कहा है अशोक कटियार ने, सन्नू जी ने जो सुझाव दिया कि भाई राशन के साथ 5 किलो आलू भी दे दो। अशोक कटियार ने कहा चुनावी राज्य है जहां वहां एक पैकेट आलू बांट दो, इससे किसानों को राहत मिलेगी। और अशोक कटियार जो सहकारी संघ आलू विकास के लिए जो बना है उसके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए विधानसभा का, और संसद में भी अगर बात हो जाए देश के किसानों पर तो क्या दिक्कत है। नमस्कार।